Good evening, friends. Welcome you all. You're watching Ajay Blog Lovers channels. I'm founder and the CEO of Ajay Blog Lovers channels, and today we are going to discuss about Nifty 50 futures. Nifty 50 futures के क्या टारगेट्स रहेंगे, निफ्टी बैंक के क्या लेवल्स रहेंगे, और निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी बैंक के जो चार्ट को एनालिसिस किसे करना है, किस तरीके से मैं टारगेट्स निकालता हूँ, डिराइव करता हूँ। मैंने पहले दिए थे, याद हो तो, अगर मैंने निफ्टी के आपने मेरे दूसरे वीडियोस देखे हैं, ठीक है ना। निफ्टी 50 में ज़बरदस्त गिरावट देखो, मैंने यहाँ शॉर्ट करने के लिए बोला था जब ये 18,000 के नज़दीक आ गया था, और उसके बाद से डाउन गया है, हैवी डाउन गया। लोगों ने लाखों रुपए कमाया, ठीक है। तो सारे इस तरीके के वीडियोस आप देखते रहिए, आपको इस तरह के वीडियोस रोज़ मिलते रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल किया है, तभी आपको सारे नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आपको इस तरह यूज़फुल वीडियो चाहिए, तो आप इस वीडियो को पहले तो पूरा देखें और उसके बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि कल के मंडे के निफ्टी बैंक के क्या टारगेट्स रहेंगे और कैसे क्या चार्ट कहता है, राइट? जैसा कि मैंने पहले भी बोला था सर, 18,000 आने के बाद सबको शॉर्ट करना है। देखिए उसके बाद हेवी गिरावट हुई है, 198 पॉइंट्स की गिरावट हुई है। तो लोगों ने भर-भर के कमाया पैसा, राइट? लेकिन कोई नहीं, वो तो प्रॉफिट मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर ने कमाया था। व्हाट अबाउट माय न्यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, ठीक है ना? तो उनके लिए मैं पहले सबसे पहले तो मैं चार्ट का एनालिसिस करूँगा, फिर उसके बाद निफ्टी 50 के टारगेट्स, फ्यूचर्स के टारगेट, निफ्टी बैंक के टारगेट्स भी आपको दिए जाएँगे। तो किस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ, किस तरीके से मैं रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, किस त क्योंकि बिकॉज़ रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? क्योंकि हमेशा जो आप सोचते हो वो होता नहीं है। अगर वैसा ही होता है तो सभी कमाते हैं, राइट? तो चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है ना? जिस तरीके से जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है, प्रीमियम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है कि हम किस तरीके से चार्ट को एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना? 1 वीक का चार्ट है यहाँ पे, राइट? ठीक है ना? आपको दिख रहा होगा 1 वीक का चार्ट। तो सबसे पहले तो हमको अगर डेली का ट्रेड भी करना है दोस्तों, आपको या तो डेली का ट्रेड करना है, या 3-4 दिन के जो भी आपके फ्यूचर एक्सपायरी के टारगेट अगर आपको रखने हैं, उसके लिए भी आपको 1 डे का टारगेट, 1 वीक का टारगेट, 1 मंथ का टारगेट, 3 मंथ का टारगेट, 6 मंथ का टारगेट एंड इवन 1 ईयर का चार्ट, ये सब हम देखते हैं। टिल 1 ईयर चार्ट हमको देखना पड़ता है। उसी के बेसिस पे हम कुछ अ, इनपुट निकाल पाते हैं, राइट? तो आपको जो 1 वीक का चार्ट है, वो सबसे पहले 1 वीक के चार्ट क्या कह रहा है? देखो 1 वीक का चार्ट आपको पता ही है कि 1 वीक का चार्ट नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है ना? यहाँ से रेंज बाउंड हो सकता है, राइट? चलिए 1 मंथ के चार्ट पे देख लेते हैं। सो 1 मंथ का चार्ट क्या आपको किसी जो इसका जो मुझे दिख रहा है पैटर्न दोस्तों, मुझे किसी तरीके से लग नहीं रहा है कि ये एकदम से कोई सडन स्पाइक करने वाला है, ठीक है ना? तो ये तो हुआ हमारा 1 वीक का चार्ट। मैं एग्ज़ैक्ट लेवल दूँगा, पहले एक आउटर लाइन देख लेते हैं। 3 मंथ के चार्ट्स में भी मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई सडन ब्रेकआउट आने वाला है, कोई किसी तरीके का स्पाइक आने वाला है, ठीक है ना? अगर आएगा तो भी पहले नीचे जाएगा फिर स्पाइक आएगा। 6 मंथ के चार्ट्स में भी मुझे यही दिख रहा है, 1 ईयर के चार्ट में भी मुझे यही दिख रहा है। साथ में हम डो जोन्स का मार्केट खोल लेते हैं, ताकि उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए डो जोन्स का मार्केट 292 पॉइंट्स गया है, जो मेरा ये लेवल भी चार्ट्स के दिखा रहे हैं, राइट? तो चलिए मैं पूरा लेखा-जोखा निकाल लेता हूँ, अब क्या करना है आपको। तो जो 1 वीक का चार्ट है दोस्तों, ठीक है ना? उसमें तो क्लियर डाउन है। अब 1 मंथ के चार्ट से हम देख लेते हैं। मुझे इसमें लग रहा है कि ये जो लेवल है, आपको जल्दी ही मुझे लगता है कि 17,700 17,600 90 के आस-पास के लेवल आपको मिल जाएँगे। 17,690 के डेफ़िनेटली मंडे को ये 17,700 के आस-पास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना? उसके बाद ये सस्टेन करता है या क्या करता है उसके बारे में बताऊँगा। पूरा वीडियो देखिए आप, तो आपको पता चलेगा। तो 17,700 के मेरे ऐसे टारगेट रहेंगे मंडे के दोस्तों, ठीक है ना? ठीक है ना? और टारगेट का मतलब ये नहीं कि दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि 17,700 आने के बाद 17,800 चला गया तो आपके टारगेट, तो मेरा 17,700 का टारगेट का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर वहीं रहेगा। एक बार ही हिट होना है हमको, बार-बार ही हिट थोड़ी होना है, ठीक है ना? तो 17,700 का टारगेट रहेगा। 3 महीने का जो है मेरे हिसाब से उसमें भी देखो यही पैटर्न बता रहा है दोस्तों, ठीक है ना? ठीक है ना? तो अब आपको बाय कहाँ करना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आपको इसको शॉर्ट ही करना है, और मेरे हिसाब से 17,700 के नीचे ही जाने वाला है, ये आस-पास ही रहेगा, ठीक है ना? अगर ये 17,650 को ब्रीच करता है दोस्तों, ठीक है ना? अगर 17,650 को ब्रीच करता है ये, राइट? ठीक है ना? 17,650 के लेवल को ब्रीच करता है तो फिर हेवी शॉर्टिंग बनती है इसमें, व्हिच आई थिंक राइट नाउ इट्स नॉट एविडेंट। मुझे लग रहा है कि ये हो नहीं सकता, ठीक है ना? कि 17,650 को ब्रीच कर जाए। अगर करता है तो आपको शॉर्टिंग करनी है, अगर नहीं करता है तो आपको बने रहना है, राइट? बट फिलहाल मंडे के लिए आपको मुझे लग रहा है कि 17,700 के टारगेट ईज़िली अचीव हो जाएँगे, ठीक है ना? अगर किसी ने शॉर्टिंग कर रखी है तो मुझे लगता है 17,700 का वेट करना उनको चाहिए,
ठीक है ना? 1 ईयर का टारगेट, 1 ईयर का चार्ट भी यही कहता है दोस्तों। देखिए, आज इसमें कंप्लीट एम पैटर्न बन रहा है दोस्तों। यहाँ से मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि टारगेट्स बहुत नीचे जाने वाले हैं, ठीक है ना? 17,700 का पहला टारगेट वो आने ही वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना? और उसके बाद जो टारगेट्स रहेंगे, अगर ये 16,650 को ब्रीच करता है, तो मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट होगा 16,500। सॉरी, 17,000 के 17,650 को अगर ब्रीच करता है तो इमीडिएट टारगेट होंगे 17,500 के, ठीक है ना? तो ये तो मेरे रेंज मैंने बता दिया आपको। अब इस रेंज के हिसाब से आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए, ठीक है ना? एंड विद अ डिस्क्लेमर कि आपको खुद को अपना एनालिसिस करना है। आपके प्रॉफिट लॉस के लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैंने अपने रेंज दिए हैं, जिस लेवल पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ, आप उसके हिसाब से अपनी रिसर्च करके आप निकाल सकते हैं। तो जल्दी से ये तो हो गया हमारा निफ्टी 50 का, राइट? इसी हिसाब से आप निफ्टी 50 फ्यूचर का भी आप ट्रेड कर सकते हो, ऑलमोस्ट लेवल सेम ही रहते हैं, राइट? ठीक है ना? तो कल का ये है। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में भी काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा है कि सर निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक। बहुत लोग निफ्टी बैंक इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम निफ्टी बैंक के सेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक क्या होता है? जो भी बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं उनको मिला के निफ्टी बैंक का इंडेक्स बनता है, राइट? तो निफ्टी बैंक में क्या करना है? निफ्टी बैंक में देखिए दोस्तों, एक ही बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो बैंकिंग सेक्टर है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए दोस्तों, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक फ्यूचर्स एंड ऑल, जाके देखिए, बड़े यूजफुल्स हैं, राइट? तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, बात कर लेते हैं पहले निफ्टी बैंक का क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो सेक्टर की बात कर लेते हैं दोस्तों। सेक्टर जो बैंकिंग सेक्टर है, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे जो महँगाई की मार पड़ रही थी वो क्रूड ऑयल की वज़ह से पड़ रही थी। उसी की वज़ह से महँगाई बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण बैंकों ने अपनी रेपो रेट बढ़ा दी, होम लोन की दरें बढ़ गई, रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ गई, बैंकों का जो मार्केट है वो नीचे आने लगा, राइट? ठीक है ना? लेकिन अब धीरे-धीरे जब क्रूड ऑयल सस्टेन हो रहा है, राइट? और इंडियन इकोनॉमी ट्रैक पे आ रही है, ग्लोबल डेटा जो आया है यूएस का, वो भी इतना चौंकाने वाला नहीं आया कि कोई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई हो। सब अभी कुछ कंट्रोल में है। तो अभी तक अगर चाइना ताइवान का कोई वॉर नहीं होता है, टिल देन मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर जो है बूमिंग है। अभी ये बूम करने वाला है, ठीक है ना? क्योंकि वापस से जब चीज़ें नॉर्मल होगी, तो फिर से बैंकिंग सेक्टर बूम करने वाला है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि 1.69% डाउन गया है, राइट? ये इसलिए गया है क्योंकि कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी बैंक भी अच्छा खासा नीचे गया है। लेकिन अब यहाँ का चार्ट हम देख लेते हैं, लाइव चार्ट बता रहा हूँ दोस्तों, लाइव मतलब अभी लाइव ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने भी नहीं देखा है चार्ट। मैं आपके सामने ही चार्ट का एनालिसिस करके बताऊँगा। कोई इंडिकेटर्स वगैरह कुछ नहीं यूज़ नहीं करूँगा, इंडिकेटर सब मेरे दिमाग में रहते हैं, फिबोनाची सब इसमें सब मेरे दिमाग में ट्रेस हो जाती है, राइट? तो मैं जल्दी से आपको चार्ट बता देता हूँ, 1 डे का चार्ट बता देता हूँ, बड़ा ही हॉरिबल था, राइट? 1 वीक का 1 डे का चार्ट में एक अच्छी थी कि इन्होंने बाद में धीरे-धीरे इन्होंने एक ट्रेंड अप मूवमेंट लिया, राइट? सो इट्स अ गुड थिंग। 1 वीक का चार्ट हम देख लेते हैं, क्वाइट डिस्ट्रक्टिव एंड बाकी अगर आप ये देखें तो ये दोस्तों, ये जो निफ्टी बैंक का जो चार्ट है वो एग्जैक्टली निफ्टी 50 से रिसेंबल कर रहा है। उसी तरह का एक चार्ट है, फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, राइट? तो मुझे लगता है कि कल का जो मार्केट रहेगा 1 मंथ के हिसाब से, मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से कोई एक सडन स्पाइक आने वाला है, राइट? ये नीचे ही जाने वाला है, ठीक है ना? जो 3 मंथ का चार्ट है, वो भी मुझे यही लग रहा है कि इट साउंड्स लाइक इट विल गो फर्दर डाउन, राइट? बट अब यहाँ पे अगर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर निफ्टी बैंक में अब हम क्या करें, ठीक है ना? मतलब इसको शॉर्ट करें, बाय करें, क्या करें? तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी जब आप कॉल पुट वगैरह लेते हो, ठीक है ना? तो सिर्फ उसी को ही कॉल पुट नहीं बोलते हैं, राइट? कभी-कभी कोई कॉल ना लेना भी एक कॉल और पुट होता है, ठीक है ना? सो दैट्स अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग, राइट? तो इस कंडीशन में मुझे नहीं लगता आपको किसी भी तरह का ट्रेड बनाना चाहिए निफ्टी बैंक में भी, क्योंकि निफ्टी बैंक में ट्रेड बनाने का लेवल्स ही नहीं है यहाँ पे, राइट? चार्ट दिखा ही नहीं रहा है वो, तो क्यों ज़बरदस्ती ट्रेड करना है? ऐसा तो नहीं कि ज़बरदस्ती ही ट्रेड करना है, राइट? ठीक है ना? ज़बरदस्ती ट्रेड कभी नहीं करना जब तक आपको लेवल्स ना दिखें। अब अगर कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर शॉर्ट टर्म में निफ्टी बैंक का क्या रहेगा? आने वाले टाइम में क्या रहेगा? तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको कि बुल फेज़ आने वाला है। कहाँ एक रेजिस्टेंस आने वाला है, जहाँ पे बुल फेज़ आने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो कहाँ पे जो रेजिस्टेंस आने वाला है, वहाँ पे आपको बाय कर सकते हो आप, राइट? सो अराउंड आई वुड से समथिंग अराउंड 38,000 अराउंड 910 के आसपास मुझे लग रहा है कि आपको बाय कर लेना चाहिए। उससे पहले मुझे नहीं लगता शायद आपको बाय करना चाहिए। हो सकता है निफ्टी बैंक ऊपर चला जाए। अगर ऊपर जाता है यहाँ से कल को, राइट? देखो कुछ कुछ भी हो सकता है, न्यूज़ पे आजकल बहुत वॉलेटाइल चल रहा है मार्केट। अगर जाता ऊपर,
ठीक है ना? हम लोगों को तो कोई लॉस होने वाला नहीं, हम तो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अगर ऊपर जाता है तो फिर से नए चार्ट पैटर्न बनेंगे, ठीक है ना? और कोई नई न्यूज़ आती है तो फिर से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो वो वीडियो आपको फिर से देखने के लिए मैं बैकअप वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके सेलेक्ट ऑन करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफ़िकेशन मिलेगा, नहीं तो नोटिफ़िकेशन नहीं मिलने वाला, राइट? ठीक है ना? तो निफ्टी बैंक में अभी आप वेट एंड वॉच की वो रखिए। उसके बाद आता है अपना टॉपिक कि हमको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि कभी-कभी डो जो एकदम क्रैश हो जाता है, कोई भी फेड की न्यूज़ आती है, फेड की मीटिंग आती है या एक्स-वाई-जेड आता है और क्रैश हो जाता है, तो फिर हमको कैसे रिस्क एनालिसिस करना है, क्योंकि हमारा तो एक्सपायरी रहता है, राइट? तो सबसे पहले तो एक स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ दोस्तों, कभी भी आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50, जब भी एक्सपायरी पास हो, जैसे अभी आज 20 तारीख है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक्सपायरी 22 की है, राइट? या 25 की 22, 23 की है, 2 या 3 दिन बाद एक्सपायरी है, तो मुझे लगता है कि आपको फिर वहाँ से कोई फ्रेश ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्योंकि लोग लेते ही हैं, ठीक है ना? क्योंकि प्रीमियम का आपको पता ही है, चक्कर हो ही जाता है, राइट? लोग लेते हैं, लेकिन बड़ा रिस्की होता है वो। क्योंकि जैसे-जैसे एक्सपायरी पास आती है, आपको पता ही प्रीमियम बढ़ता जाता है, राइट? ठीक है ना? तो मुझे नहीं लगता कि जो भी एंट्री लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, उन लोगों को लेना चाहिए। हालाँकि काफ़ी लोग अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, बट वो होते इंटरमीडिएट ही, ठीक है ना? ठीक है ना? तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये रिस्क अवॉइड करनी चाहिए। आपको कोई भी एक्सपायरी पर जब बहुत पास आ रही हो, तो कोई भी फ्रेश ट्रेड नहीं हाँ, आपने आपने कोई ले रखा है, तो ठीक है, लेकिन कोई फ्रेश ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना? तो ये एक वन ऑफ द पॉइंट फॉर रिस्क मैनेजमेंट। द सेकंड ऑप्शन इज़, अगर डो जोन्स क्रैश होता है, अगर वो कोई पर्टिकुलर न्यूज़ पे होता है कि एफईडी आ गई, फेड की मीटिंग आ गई, ये आ गई, अगर इस तरीके से क्रैश होता है, तो ऑब्वियसली निफ्टी 50 भी क्रैश होगा। तो वो इट विल बी अगर सिर्फ़ न्यूज़ की वजह से, पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से, जो कि सस्टेन नहीं करती, 1 दिन की न्यूज़ आती है, अगर उसकी वजह से नीचे जाता है, देन इट विल बी अ गोल्डन चांस इन निफ्टी 50 आल्सो टू बाय इट, राइट? हालाँकि वहाँ पे भी हमको चार्ट वगैरह पहले देखने पड़ेंगे, लेकिन अगर चार्ट सही है और फेड की न्यूज़ से अगर नीचे गया है, तो इट्स अ गोल्डन चांस टू बाय देयर, देयर वी कैन गेट अ ह्यूज प्रॉफिट। सो दैट इज़ अ रिस्क मैनेजमेंट नंबर 2, राइट? रिस्क मैनेजमेंट नंबर 3, कि जब भी आप किसी निफ्टी 50 में अगर ट्रेड कर रहे हैं, तब तो ठीक है। निफ्टी बैंक में कर रहे हैं, तो आपको बैंकिंग सेक्टर में अभी क्या चल रहा है, वो देखना पड़ता है। क्योंकि बैंकिंग, निफ्टी बैंक इज़ अ कंप्लीट व्हाट आई से लाइक सामूहिक बैंकिंग को मिला के एक निफ्टी बैंक बनता है, राइट? ठीक है ना? तो बैंकिंग सेक्टर में अगर मार्केट अगर अच्छा नहीं है, देन निफ्टी बैंक में हमेशा आपको ये चीज़ काउंट करनी पड़ती है, ठीक है ना? और ऊपर से अगर जो टॉप गेनर्स हैं निफ्टी बैंक में, उनका भी देखना पड़ता है कि टॉप गेनर कौन-कौन से भाई निफ्टी बैंक में। सबसे बड़ा बैंक कौन-सा है भाई साहब? एचडीएफसी बैंक है। फिर कौन-सा बड़ा भाई? आपके ये आ गए आईसीआईसीआई, कोटक वगैरह। अगर इनमें कोई बहुत पर्टिकुलर न्यूज़ है जो क्रैश कर रहा है मार्केट, तो आप समझ लीजिए कि बाकी के बैंक के लिए कितना ही प्रॉफिट दे दें, वो मार्केट क्रैश करवा देंगे। तो फिर क्रैश करवाएँगे तो निफ्टी बैंक भी क्रैश होगा। तो इस तरह की जो माइक्रो व्हाट आई से माइक्रो लेवल पे जो आपको इन्फॉर्मेशन है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट नंबर 3, राइट? आगे इस तरह की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा, आपको टारगेट्स भी देता रहूँगा, आपको लेवल्स भी देता रहूँगा, ठीक है ना? तो मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कभी भी आपको लाइफ़ में स्किप नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मैंने जैसा बोला है कि whatever I'm giving here is just my opinion, your trade, profit, loss, you are the whole sole responsible for that. I'm not responsible for any that. Please do your own research and consult certified advisor. So when I say like last line consult certified advisor, यहाँ पे जो मेरा दूसरा मेन पॉइंट है वो है कि मुझे लगता है कि सारे नहीं, ऑब्वियसली कुछ जेन्युइन एडवाइजर्स भी होते हैं, कुछ अच्छे एडवाइजर्स भी होते हैं, लेकिन ऑन एन ऑल एवरेज इस बिजनेस में मुझे लगता है कि सर्टिफाइड एडवाइजर इज काइंड ऑफ सर्टिफाइड लूटर्स एंड कुछ लोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि व्हाई यू नीड एडवाइस, आपको एडवाइस की ज़रूरत क्या है? You gain your knowledge, do research, do practicals, get a experience and advise yourself rather than getting advice from others. So with this code, this is Ajay and signing off.